चलिए, देखिए जो आज का मेरा टॉपिक है, ये टॉपिक है भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेदों पर। ठीक है। और अनुच्छेद से प्रश्न आप लोगों को यूजीसी में हर बार पूछा जाता है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो एमपीपीएससी में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस में मेंशन किया गया है संविधान के बारे में। ठीक है, बताया गया है कि संविधान से मैं क्वेश्चन करूँगा एमपीपीएससी में। और यूजीसी में तो कई बार प्रश्न आए हैं, बार बार आते रहते हैं अनुच्छेद से, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखे रहिएगा। इम्पोर्टेंट क्लास है ये। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं आप लोगों को ट्रिक से माध्यम से बताऊँगा। ठीक है, तो ज़रा देखिए अनुच्छेद 1। तो मैंने आप लोगों को जब कल पढ़ा रहा था, बता रहा था आप लोगों को कि अनुसूची और भाग के बारे में, तो वहाँ पर भी ये बातें बताया भी था आप लोगों से कि अनुच्छेद 1 हो या भाग 1 हो या अनुसूची 1 हो, आप तुरंत सोचेंगे संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का नाम सिमिलर होता है ये। ठीक है, सभी का। और अनुच्छेद 2 में, ठीक है, तो अनुच्छेद तो याद कराने की ज़रूरत तो है नहीं, आप सब जानते भी हैं। अनुच्छेद 2 में देखिए ज़रा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना को लेकर। तो आप ये सोचिए एक बार कि यहाँ जैसे नया राज्यों की प्रवेश की बात हो रही है, उसकी स्थापना की बात हो रही है ना। तो भारतीय संविधान में अगर मैं बात करूँ, तो दो का यहाँ पर पहले मतलब समझिए कि दो का मतलब क्या है। यहाँ पे अनुच्छेद 2 का मतलब क्या है। ठीक है, 2 का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ मैं जैसे मांग रहा हूँ, है ना। तो ऐसे में जब कोई नया राज्य बनेगा तो मुझे उससे उसकी हिस्से की जो ज़मीन है वो तो मांगनी ही पड़ेगी। तो नया राज्य बनेगा कैसे? जब आप किसी की ज़मीन लेंगे, जैसे जो पुराने राज्य हैं वो उस नए राज्य बनाना है भाई उसको, तो पुराने राज्यों से ज़मीन ले रहा है ये। ठीक है, तो वो अपने हिस्से की ज़मीन मांग रहा है, तो यानी 2। तो जब मांग रहा है तो मांगोगे आप तो किसके लिए मांगोगे? नए राज्यों की स्थापना के लिए मांगोगे। इसलिए आपका जो अनुच्छेद 2 होगा वह आपसे क्या कहेगा? आपसे कहेगा नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना की बात करेगा। तो बताइए ज़रा, ये अनुच्छेद 2 आपको समझ में आया कि जब मांगने मतलब नया राज्य आ रहा है, मांग मतलब मांग रहा है। यहाँ पे मांगने का शब्द मतलब रिलेट हो रहा है 2। ठीक है, मांग रहा है किसी से कि 2 से रिलेट करना नए राज्य का प्रवेश। बात समझ में आई? बताइए जरा एक बार। नया राज्य की प्रवेश, उसकी स्थापना 2। ठीक है, अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। अनुच्छेद 3 में कहता है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं का नामों में परिवर्तन। तो आप यहाँ पर रिलेट करिए पहले 3 को। तो 3 में आप देखेंगे, यहाँ से मैं आपको 2 चीज़ें बता सकता हूँ। एक तो ये होगा कि राज्य का निर्माण तथा सीमाओं में नामों के परिवर्तन। जैसे आपने नया राज्य ले लिया, ठीक है भाई, अपना नया राज्य स्थापना कर दी, तो जाहिर सी बात है कि उसमें परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है, उसमें क्या हो जाएंगे? कुछ चेंजेस हो जाएंगे, कुछ परिवर्तन हो जाएंगे। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं आपसे बात करूँ तो एक दूसरी ट्रिक भी आप लगा सकते हो कि 3 में 3 काम होंगे। जैसे में एक होगा निर्माण का, ठीक है, एक होगा सीमाओं का और एक होगा नामों में परिवर्तन। तो 3 काम होंगे। तो जब नया राज्य बन जाएगा तो 3 काम क्या होगा? एक तो निर्माण हो गया राज्य का भाई, दूसरा हो जाएगा, जाहिर सी बात है, जब कोई ज़मीन देगा अपनी तो उसके ज़मीनों में बदलाव होगा कि नहीं होगा, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है उसकी सीमाएं, मान लीजिए यहाँ तक था, ये यूपी है, तो अब यहाँ पे उत्तराखंड भी बन गया है, तो अब यूपी की ज़मीन तो इतना ही रह गई है ना। तो इसके परिवर्तन हुआ कि नहीं सीमाओं में? तो सीमाओं में यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा, और प्लस में जब नया नाम रखेगा तो उसका नाम तो परिवर्तन होगा ही होगा। ठीक है, तो राज्य का निर्माण और नाम में परिवर्तन और सीमाओं में परिवर्तन अनुच्छेद नंबर 3 हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 4 की बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसे ध्यान से समझे रहिए। अनुच्छेद 4 में कहता है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन की बात की गई है। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन की बात की जा रही है। एक मिनट, देखिए कोई ज्वाइन करना चाहता है, ज़रा मुझे बताइए, बात इतनी समझ में आ रही कि नहीं समझ में आपको आ रही है? पहली अनुसूची और आपसे चौथी अनुसूची में क्या कह रहा है? संशोधन करने को बोल रहा है, और कह रहा है कि 2-3 के अधीन बनाई गई विधियां होगी।
तो अब आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर मैं आपसे बताऊँ याद करने के तरीके से, तो आप एक बात ये सोचिए, आप क्या पढ़ रहे हैं, चौथी अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि दो और तीन तो आएगा, चौथा तो पढ़ ही रहे हैं, तो चौथा में क्यों आएगा भाई। तो इसलिए एक बात तो तय हो गई होगी आप लोगों को कि ये जो दो तीन के अधीन बनाई गई विधियां हैं, ये अनुच्छेदों की बात कर रहा है, तो ये 2 वाली और 3 वाली ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि चौथी पढ़ रहे हैं इसलिए 4 इसमें होगी नहीं। ठीक है, पहले को छोड़ दो क्योंकि राज्य और संघ है भाई उसका। ठीक है, तो यहाँ पर पहली के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दूसरी और तीसरी के बनाई गई जो अधीन विधियाँ वो हो जाएगी। प्लस में कहता है कि ये पहली अनुसूची होगी और चौथी अनुसूची होगी, उनका संशोधन जो होगा आपका अनुच्छेद नंबर 4 में होगा। तो आप यहाँ पर ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि अनुच्छेद नंबर 4 पढ़ रहे हैं तो इसमें 4 काम के बारे में जान रहे हैं, 4 कामों के बारे में आपको पता हो रहा है, नॉलेज हो रहा है, 4 चीज़ों के बारे में पता हो रही है। बताइए जरा, पता हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हो कि ये आपका अनुच्छेद जो है आपका 4 कहता है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के बारे में, बस इसके बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी आप लोगों को नहीं रखनी है। ठीक है भाई, और मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, बताया भी है, कल की क्लास में सारी अनुसूचियाँ वगैरह, सारे भाग वगैरह मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, तो उसको मुझे रिलेट कराने की ज़रूरत तो है नहीं आप लोगों को, है ना भाई, याद करवाने की। तो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या होगा। अनुच्छेद 5 में अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि संविधान का प्रारंभ की नागरिकता। तो देखिए, नागरिकता जो है 5 से लेकर 11 तक ही है, नागरिकता 5 से लेकर 11 तक ही है, तो आप ऐसे याद रखिए अच्छे से। तो इसी में कहीं ना कहीं नागरिकता मिलेगी, लेकिन अब कैसे मिलेगी, अगर जैसे कभी कोई अगर शब्द मिल जाए नागरिक लिखा हुआ तो तुरंत आप सोचना कि यार 5 से 11 के ही बीच में होगा, लेकिन अब आपको पता नहीं है कौन कौन सा होगा, तो अब उसे आप जानिए जरा। तो देखिए, अनुच्छेद 5 कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर आपको रिलेट करवाया था 5 से नागपंचमी, याद है आप लोगों को नागपंचमी के बारे में बताया था कि नहीं। तो आप यहाँ पर ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि नागपंचमी से 5वां अनुच्छेद नागरिकता के बारे में दी गई है। 5वां अनुच्छेद, देखिए 5वीं अनुच्छेद कौन सा है, नागरिकता के बारे में, तो नागपंचमी यहाँ से आप ये रिलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, अनुच्छेद 6 की बात करता हूँ, तो भारत आने वाले, हाँ सर प्रियंका सिंह का ज्वाइन नहीं हो रहा है। ओके ठीक है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं कौन सा अनुच्छेदों के बारे में, हम बात कर रहे हैं आप लोगों से अनुच्छेद नंबर 6 के बारे में। अनुच्छेद 6 क्या होगा, यानी 6 वाला आर्टिकल क्या हो सकता है। देखो, भारत आने वाले विद्यार्थियों को नागरिकता की बात की है, तो 6 में आप कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का तरीका ज़रा सुनिए, आप समझिए इसको क्या हो सकते हैं इसके। ठीक है भाई, तो देखिए एक काम यहाँ पर दिया हुआ है कि मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो भारत में ऐसे व्यक्ति को दूसरे देश को छोड़कर वापस आया हो, तो उसे हम कहेंगे कि नागरिकता दे देना चाहिए। बात यही कही जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति है जो दूसरे देश को छोड़कर अपने देश में आना चाहता है, तो हम उसे नागरिकता देते हैं कि नहीं देते हैं। बात तो सही भाई, देते भी हैं। तो नागरिकता 6, तो आप यहाँ पे ये याद करिए कि ऐसे व्यक्ति दूसरे देश को छोड़ कर आ रहा है, छोड़ कर आ रहा है। ठीक है, तो छोड़कर में आप याद करिए अनुच्छेद नंबर 6 को, छोड़ कर आ रहा है, ठीक है भाई, वापस अपने देश में, और हम उसे क्या दे रहे हैं, नागरिकता दे रहे हैं। तो भारत आने वाले व्यक्तियों की जो होगी नागरिकता होगा वो होगा आपका 6। तो आप जब कभी आएगा इस तरीके से भारत आने के बारे में बात किया है, तो आप सोचना यार वो व्यक्ति तो छोड़ कर आया है, अपने देश को तो छोड़ कर आया है, तो जब छोड़ कर आया तो 6 को रिलेट कर लेना आप वहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 6 हो जाएगा। अगर बात करते हैं अनुच्छेद 7 के बारे में, तो कहता है पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों, जो पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता के बारे में जिक्र की गई है। तो आप यहाँ पे एक बात सोचिए ज़रा कि जब ऐसे समय पर जब आज़ादी के लिए मान लीजिए उस समय भारत क्या कर रहा था भाई, फाइट कर रहा था अंग्रेज़ों से, तो उस समय आप ऐसा सोचिए कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो आज़ादी के समय भारत का साथ नहीं थे या भारत के साथ में खड़े नहीं हुए थे, और वो कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, तो भारत के साथ खड़े नहीं हुए, वो चले गए पाकिस्तान
आज़ादी के समय की बात मैं कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता दे दिया गया था उस समय। तो ऐसे आप यहाँ पे ये रिलेट करिए कि भारत के साथ खड़े नहीं हुए, तो साथ से रिलेट कर लो आप साथ, तो साथ हो जाएगा आपका अनुच्छेद। और आप यहाँ पर इसको रिलेट करिए कि भारत जाने वाले नागरिकताओं के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो आपका अनुच्छेद नंबर 7 हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 8 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 8 क्या कहता है? कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बात किया है, ठीक है भाई। तो भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता में क्या हो सकता है अनुच्छेद 8 में? तो ऐसा मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो मान लीजिए रहता है विदेश में, पर वह भारत का ही रहने वाला है, लेकिन हम ऐसे ऐसे कह सकते हैं उसे एक प्रकार से कि उसका जो है, उनका जो हाथ है वो हमारे हाथ में है। आप ऐसे रिलेट कर लिए, क्योंकि यहाँ पर एक बात कही गई है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता की बात। जैसे हमारे देश के कुछ व्यक्ति होंगे और वो नागरिक जो होंगे वो विदेश है, जिसको आप एनआरआई बोलते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ आप ये सोच लीजिए कि जो व्यक्ति बाहर रह रहा है उसमें जो है हमारा हाथ है, ठीक है भाई। तो आप ऐसे रिलेट करिए कि जो भी व्यक्ति बाहर रह रहा है वह उसमें हमारा हाथ है। तो हाथ से रिलेट करिए आप 8 को, और 8 अनुच्छेद जो कहलाएगा आपका, जो भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता की बात की जाती है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 8 हो जाएगा आपकी ये। अनुच्छेद नंबर 9 क्या है? 9 का मतलब 9, और यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। विदेशी राज्य की नागरिकता होने पर नागरिकता का ना होना, यानी नागरिकता नहीं देना, ठीक है। और जब नहीं देते हो तो नो, तो नागरिकता को समाप्त कर देना। बात तो यही हो रही है ना। यहाँ पर देखिए जरा साफ शब्दों में कह रहा है कि नागरिकता को ना देना, तो नागरिकता ना देना तो नो, नहीं देंगे नागरिकता। तो नो का आप 9 से याद कर लीजिए। किस आर्टिकल्स में कहा गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का नहीं होना? बताइए ज़रा। अगर आप चले गए विदेश में रहने लगे, वहीं पर 7 साल रह गए, ठीक है, वहाँ की नागरिकता अपना लिए, तो बताइए कि हमारे भारत की नागरिकता मिलेगी आपको? ना मिलेगी, नो, नहीं दी जाएगी। बस सिंपल सी बात है, ऐसे याद कर लीजिए। अनुच्छेद नंबर 10। अनुच्छेद नंबर 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, अधिकारों का बना रहना। देखो जब नागरिकता के अधिकारों का बना रहना होगा तो यहाँ पे अनुच्छेद 10 में एक शब्द है 10। 10 को रिलेट करिए दास से। किससे रिलेट करेंगे? दास से, है ना। तो दास बना लेना, जैसे आप समझिए मेरी बात को। जैसे नागरिकताओं के अधिकारों का बना रहना, तो यहाँ पे दास बना लेना। तो आप सोचिए कि सामने वाले व्यक्तित्व का या नागरिकता अगर छिन जाती है तो वह व्यक्ति क्या बन जाता है? दास बन जाता है कि नहीं बन जाता है? बोलिए एक बार। अगर आपने देखा होगा महाभारत, तो महाभारत में जब गेम खेला जा रहा था तो उस समय वो सब कुछ हार गए थे वो लोग। तो वह एक प्रकार से पांडव लोग क्या बन गए थे? दास बन गए थे। तो उनकी तो सारा अधिकार जो था वो तो भाई छीन लिया गया था। तो यही तो बता रहा हूँ मैं आप लोगों की। दास को आप 10 से याद करिए। तो यहाँ पे नागरिकता के अधिकारों का बना रहना होगा, ठीक है। तो ऐसे में आप यहाँ पर ये सोचिए कि आपकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी दास बनने पर भी, क्योंकि आपकी नागरिकता इसलिए नहीं छीनी जाएगी क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपका स्वभाव है, वो आपका पॉजिटिव है, सकारात्मक है। तो ऐसे अगर मैं आपसे याद करवाऊँ तो 10 से दास याद करिए, और दास में आप ये याद रखिए कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना होगा। ये यहाँ पर छिनेगी नहीं आपका। ये पहले समय में होता था, आज के समय में नहीं हो रहा है। कोई बताइए इस तरीके का काम थोड़ी ना करेगा कि अपनी नागरिकता ही छीन देगी भाई, दे देगा सारे का सारा। ये पहले होता था, अब नहीं हो रहा है। तो अब का बना रहना 10, ठीक है, 10 दास, ठीक है, याद ऐसे कर सकते हो। तो पहले दास हुआ करते थे, अब दास नहीं हुआ करते। दास प्रथा भी खत्म हो चुकी है, जैसा कि आप जानते भी हैं, है ना भाई? बताइए जरा, ये बात क्लियर हो गई आपको? बोले अनुच्छेद 14 में भी, हाँ, वही जो चीज़ें थी दास प्रथा वगैरह समाप्त करने के अनुच्छेद 14 में बात की गई थी, वो सारी चीज़ें अभी देखेंगे आप लोग। तो ये आपका 10 आर्टिकल्स याद हो गए होंगे आप लोगों को। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ आप लोगों को। रिकॉल करा दूँ क्या फटाफट? देखो, एक में क्या है आप जानते हैं, राज्य संघ तो पता है। 2 नया राज्य बनेगा, प्रवेश कर गए आप। 2 मुझे अपना राज्य दो, 2 नया राज्य बन गया। 3 काम होंगे, निर्माण करोगे।
पुराने राज्यों का क्षेत्रों की सीमा में परिवर्तन हो जाएगा, नाम का निर्माण हो जाएगा, नाम में परिवर्तन हो जाएगा, अपना नाम कोई रख दोगे। 4 में क्या है, 1 और चौथी अनुसूची का संशोधन है, ठीक है भाई। और 2 और 3 के अधीन बनाए गए जो अनुच्छेद वो हैं, क्योंकि 4 मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि 4 अनुच्छेद आप खुद पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं बोला। 5 में क्या है, नाग पंचमी। 6 में क्या है, अच्छा आप मतलब छोड़कर, मतलब अपने देश को छोड़कर भारत आ गया तो छोड़कर 6, ठीक है भाई। 7 में क्या है, मतलब उस समय ब्रिटिश समय युद्ध हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, और जो थे कुछ व्यक्ति वो पाकिस्तान चले गए थे, तो उस समय भारत के साथ वो खड़े नहीं हुए, तो जब पाकिस्तान चले गए तो पाकिस्तान की नागरिकता मिल गई कि भैया जाओ तुम रहो अपना वहीं पर, तुम्हें नागरिकता दे देते हूँ, ठीक है। 8 में क्या है, 8 में बताया था मैंने आप लोगों से कि व्यक्तियों का नागरिकता के मतलब बाहर रहने वाले व्यक्तियों का मतलब मेरा हाथ है उस पर, है ना, जो व्यक्ति बाहर रह रहा है, तो मेरा उसमें कुछ ना कुछ तो भाई हाथ है, जो व्यक्ति बाहर रह रहा है, ठीक है। 9, उसकी नागरिकता का काम, जैसे मैं कहूँ विदेशी राज्य की जो नागरिकता है वह लेने पर नागरिकता का काम ना होना, अगर आप वहाँ पर ले लेते हैं नागरिकता उसकी तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 9 समाप्त होना, 9 से नहीं आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। 10 में दास प्रथा, ये ऐसे याद कर सकते हो, दास क्या कहता है कि वहाँ पर ये बातें बताई गई है कि नागरिकता के अधिकार का बना रहना होगा, ठीक है। अब आजकल छीना नहीं जाता है, तो पहले दास था अब दास नहीं है, तो दास समाप्त, दास समाप्त, नागरिकता अब बनी रही है, तो ये अनुच्छेद 10 हो जाएगा। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 में संसद और नागरिकता के लिए कानून का विनियमन की बात की गई है। 11 का मतलब होता है 11 या 11 आप कह सकते हो इसे, ठीक है तन्वी। तो 11 में बात अगर मैं कहूँ तो संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन का मतलब होता है, विनियमन का मतलब क्या होता है भाई, लेन देन, बोलिए जरा, लेन देन होता है कि नहीं होता है, एक बार बताइए जरा अगर पता है तो, लेन देन पता होता है कि नहीं, तो लेन देन से आप रिलेट करिए, तो विनियमन का मतलब हुआ लेन देन से, तो यानी एक हाथ से कोई चीज़ लो और एक हाथ से कोई चीज़ दो, तो एक हाथ से लेना देना का प्रक्रिया कहाँ पे हो रहा है, तो विनिमय जब शब्द कभी आए तो आप तुरंत समझ लेना लेन देन, और लेन देन समझना तो आप यही समझना कि एक हाथ लो एक हाथ दो, तो 11 अनुच्छेद जो है आपका किससे हो जाएगा, विनियमन से हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये है आपका अनुच्छेद नंबर 11 तक। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 12 से, ठीक है भाई। चलिए एक बार बताइए जरा, पीडीएफ क्या आपको दिखाई दे रही है, बोलिए। यस सर। हाँ, यस सर। अब देखिए अनुच्छेद नंबर ये आपका था, मैंने 1 से लेकर 11 तक आपको बता दिया है। अब आगे आप थोड़ा सा ध्यान से दिए, इसको टुकड़े में याद करोगे तो याद होगा, ऐसे नहीं याद होगा कि आप सोचो कि बैठ जाओ पढ़ने याद करने, तो कभी याद नहीं होगा। पहला तो मेरा एक सवाल आप सबसे ये है कि मौलिक अधिकार बताइए कहाँ से लिया गया है, पहला मेरा यही सवाल है। मौलिक कर्तव्य की बात नहीं किया हूँ मैंने मूल पावर की बात किया हूँ। बताइए जरा कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, बताइए, नहीं पता। अमेरिका। अमेरिका, शाबाश, हाँ ये होगा अमेरिका। तो यहाँ पर देखिए संविधान का भाग 3 में ये है अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक, और इसी मौलिक अधिकार का एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न बनाया गया है आप सब से कि जो संविधान भाग 3 है वह भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने एक बार आप लोगों को जब समाज कार्य पढ़ा रहा था तो वहाँ पर उसके इतिहास में मैग्ना कार्टा के अधिकारों के प्रपत्र के बारे में इंग्लैंड के किंग जॉन के द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था, तो इसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो मैग्ना कार्टा का जो है 1215 में इंग्लैंड में इस बात की चर्चा हो चुकी थी, और ये जो अनुच्छेद जो भाग 3 आपका है जिसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई है, मौलिक अधिकारों को ही एक नाम दिया गया है, उसका नाम है क्या, मैग्ना कार्टा, ठीक है भाई। थोड़ा सा रुक जाइए, मेरे कॉल आ रही है, ठीक है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से कह रहा था कि हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद नंबर, थोड़ा सा बात कर लेते हैं अब 12 से 35 तक में, और इसमें भाग 3 में मैग्ना कार्टा कहा गया था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में कई बार यहाँ से पूछा गया है कि किसको बोला गया है मैग्ना कार्टा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मौलिक अधिकार को ही। भाग 3 में इसके बारे में अगर बात किया जाए तो आर्टिकल अनुच्छेद जो है 12 से 3 में चर्चा किया गया है, और इसमें एक आता था 7वें नंबर का संपत्ति का अधिकार, वो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है ना 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। तो अब इसको जो है एक वैधानिक उपचार के रूप में रखा गया है 300 का ए में, तो आप इसे थोड़ा सा
जेहन में रखिएगा कि वैधानिक रूप से जो लीगल राइट्स में रखा गया है संपत्ति का अधिकार वो रखा गया है, जिसको आपने 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत उसको हटा दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर मैं आपको कुछ अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है संसद के द्वारा, और मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो ये राष्ट्रपति। और मूल अधिकारों का संरक्षक कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो ये 3 बातें थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 12 के बारे में। तो अनुच्छेद 12 में आप देख रहे हैं राज्य की परिभाषा है, और राज्य की परिभाषा याद करेंगे कैसे इसको। राज्य की परिभाषा आप ये सोचिए काफ़ी बड़ी होती है, और काफ़ी बड़ी जब होगी तो उससे कोई लिखने बैठेगा तो उसे बड़ी समस्या होगी। तो बड़ी से 12 याद करिए, बड़ी है तो 12 याद करिए, काफ़ी बड़ी है तो बड़ी क्या है, राज्य की परिभाषा है। तो बड़ी से राज्य की परिभाषा 12 अनुच्छेद हो जाएगा, बड़ी 12 राज्य की परिभाषा हो जाएगा, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं। अनुच्छेद नंबर अगर मैं 13 की बात करूँ तो अनुच्छेद नंबर 13 क्या कहता है कि ये बोलता है कि मूल अधिकारों के असंगत और उसका अल्पीकरण करने की विधि बताती है। अल्पीकरण करने की विधि बताती है, आप याद रखिएगा। अल्पीकरण जरूर मिलेगा आप लोगों से क्वेश्चन में देखने को, अगर मिलता है तो अल्पीकरण का मतलब क्या होता है बताइए जरा। कम, कम, अल्प का मतलब क्या होता है, कम होता है ना। तो इस अनुच्छेद का देखो नाम अगर मैं बात करूं तो इसमें यहाँ पर अगर बात करो तो मूल अधिकारों की रक्षा की जाती है, और कार्य न्यायपालिका के बारे संबंध में होता है इसका। तो यहाँ बेसिकली मूल अधिकारों का असंगत और उसका अल्पीकरण करना, बस आप यही लिखिए, अल्पीकरण करना, ये आप ध्यान रखिए, ये जरूर मिलेगा अल्पीकरण करना, ठीक है। अब इसका जो मतलब होता है, आप 13 से आप कोई चीज़ आप समझिए, जैसे कि भाई कम, अल्पी का मतलब होता है कम, और 13 का मतलब होता है तला जाता है। अब 13 का मतलब आप याद रखिए तला। अब कोई चीज़ अगर टमाटर है, प्याज है, अगर आप तलोगे तो वो कम होगा कि ज़्यादा होगा, बोलिए। कम होगा, तो तला 13 अल्पीकरण, अल्प हो गया, कम हो गया, तो अल्पीकरण मिलेगा आप लोगों से। ये सारी चीज़ें नहीं मिलने वाली है। अभी पीडीएफ में आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा भी होगा अनुच्छेद नंबर 13 में क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पे जरा, कि मूल अधिकारों का असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां जो होती हैं वो अनुच्छेद 13 है। देखिए ऐसे ही प्रश्न है, यही है ना, 13 को तला तो इसमें कम हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। देख लिया आप लोगों ने, बोलिए एक बार। यस सर। हाँ, अब जरा मुझे बताइए यहाँ पर, अब मैं आपको बता रहा हूँ मौलिक अधिकारों को याद कैसे करेंगे। मौलिक अधिकार कुल टोटल हैं 6, कुल कितने माने जाते हैं, 6 माने जाते हैं। तो आप नंबर 1 पर आप सबको बता देता हूँ, ये होता है समता का आधार, समता का अधिकार। तो ट्रिक आप ऐसे सोच लीजिए कि कोविड-19 लग रहा हुआ है, कोविड-19 जैसा कि चल भी रहा है, आप लोग जानते भी हैं, कोरोना काल। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो सामान 14 से 18 तारीख तक मिलेगा। तो ये ऐसा कुछ आपने देखा है कि नहीं देखा है भाई, ऐसा लगा था कि नहीं, जो लॉकडाउन लगता था तो वो एक फिक्स डेट होती, या तो 15 को ओपन होता था लोग कहते थे, या तो वो 30 या तो 1 को ओपन होता था, या 31 को ओपन होता था। ऐसे कुछ नए नए रूल्स आते थे। तो आप ऐसे सोचिए कि समता का अधिकार का मतलब है सामान जो मिलेगा हम लोगों को वो 14 से 18 तारीख की डेट में मिलेगा। तो 14 से 18 की जो अनुच्छेद है वो समता का है, तो सामान से ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 2 की बात करते हैं, सॉरी, जो इसी के अंतर्गत जो अधिकारों के बारे में बात किया गया, मैं उसी के बारे में भी चर्चा कर रहा हूँ। अभी अलग से सेपरेट बात भी करूँगा आप लोगों से। दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, ये अनुच्छेद नंबर 19 है। तो ट्रिक है कि 19 भाई स्वतंत्र हुए, तो 19 से आपको आर्टिकल 19 याद रख लेना है, और भाई से, भाई में 22 नहीं आ रहा, 22 आ नहीं रहा, बताइए जरा। तो 19 से 22 स्वतंत्र हुए भाई, मतलब 19 भाई क्या हुए, स्वतंत्र हुए, और ये स्वतंत्रता का अधिकार आपका बताता है 19 से 22, ऐसे आप याद करेंगे। अभी मैं इनके आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करूंगा आप लोगों से, ठीक है। सर इसमें ये भी हो सकता है कि 19 भाई 22 को आज़ाद हुए। हाँ, 19 भाई 22 को आज़ाद हुए, ऐसे भी कह सकते हो, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है भाई कि 19 भाई हैं किसी के, है ना। पहले तो ऐसा हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं ऐसा हो सकता। लेकिन आप याद करने के लिए कुछ भी ट्रिक बना सकते हो। अगर आपको उस तरीके से याद है तो उस तरीके से याद करिए, ये अगर आपको इस तरीके से याद है कि 19 भाई स्वतंत्र हुए तो आप इस तरीके से याद करिए, याद होना चाहिए, बाकी कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे, ठीक है भाई।
आगे हम बात करते हैं कि जो तीसरा था शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। तो आप लोग ये नाम तो देखा होगा, इनका ये चेहरा देखा है कहीं, बड़ा चर्चा में रहा भाई ये। जी सर। हाँ, तो शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई ताई चंद्रो ने। तो शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई ताई चंद्रो ने, और ये हरियाणा से है ना, आप लोग जानते भी होंगे हैं। जी सर, मूवी भी बनी है इस पे। अच्छा ठीक है, तो यहाँ ये पर अभी कोरोना से बल्कि खत्म भी हो गई है। हाँ, तो अब याद आपको ये रखना है कि शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो हो जाएगा, ताई चंद्रो ने आवाज़ उठाई है, तो इसका ये करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप इसे यहाँ से रिलेट करिएगा बस, ठीक है। तो ताई चंद्रो, शोषण में आना तो ताई चंद्रो का नाम सुन लेना आप लोग, सोच लेना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। तो धर्म की पर्ची उठाओ, तो धार्मिक पर्ची आपका 25, उठाओ 28 कर लो, उठाओ 28 उठाओ, ठीक है, ऐसे रिलेट कर लो। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये हो जाएगा आपका भाई, ठीक है। तो ये थे, अभी आपको मैं और बता देता हूँ, 2-3 और हैं, अच्छा एक इसके बाद एक और मिलेगा। तो पांचवा है ये शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है। तो शिक्षा और संस्कार से उन्नति तेजी से होता है, ये आप तो भली भांति तरीके से जानते हैं। जब कभी शिक्षा मिले, संस्कृति मिले, तो इसके संबंध में जो अधिकार होगा उन्नति तेजी से होता है, ये आपका सत्य हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान हो जाएगा, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे हम बात कर लेते हैं, और उसके बाद देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो उपचार होगा 32 दांतों का, उपचार होगा 32 दांतों का, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा भाई। क्लियर होगा ना मेरी बात, बताइए जरा एक बार। उपचार होगा 32 दांत का। तो उपचार किसका होता है भाई, दांतों का होता है। आप ऐसे सोच लीजिए 32 दांत होते हैं, आप लोगों को पता है अच्छी तरीके से, क्लियर है ना। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, पहले हम शुरुआत करते हैं, हमने देखो 13 तक देख चुके हैं, 14 से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला एक ट्रिक, इसकी 2 ट्रिक है। एक ट्रिक तो आप ऐसे याद रखिए, जैसे कि विधि जाति सब एक समान, छूत अछूत उपाधि का अंत, या तो ये ऐसे याद रखिए। तो देखिए यहाँ पर जो 14 आर्टिकल्स है, ये विधि की समझ समता की बात करेगा, और जो आर्टिकल नंबर 15 है वो आपसे बात क्या करेगा, मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर जो भेद हो रहा है उस विभेद का प्रतिषेध कर देना, इसके बारे में बात हो जाएगा। तो आप भेदभाव जो है निषेध माना जाएगा, यह आर्टिकल 15 हो जाएगा आपका। सबका एक मतलब सब एक समान, सब एक समान का मतलब होता है एक समान अवसर प्रोवाइड करो सबको। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात 16 में की गई है कि नहीं की गई है, बोलिए जरा एक बार। अवसर दो सबको, सब लोग जो है अवसर लें, और सब लोग क्या हो गए, समाज की मुख्य धारा से जुड़े। तो आपका ये अनुच्छेद नंबर 16 हो जाएगा। और अनुच्छेद 17 में आपको पता ही है अस्पृश्यता बोलते हैं, और अस्पृश्यता को क्या बोला जाता है, छुआछूत ही बोला जाता है, छूत अछूत ही बोला जाता है ना उसे, बोलिए यही बोला जाता है ना। तो आप 17 से इसको ऐसे रेट कर लिए। उपाधियों का अंत जो हो जाएगा, जब आप अनटचेबिलिटी का अंत कर दिया तो उपाधियों का भी अंत कर देंगे, तो ये 18 हो जाएगा। तो एक ट्रिक तो ये है। दूसरी ट्रिक ये अगर आप याद करना है तो आप ऐसे भी याद करिए कि इमेजिन कर लीजिए कि आपका कोई दोस्त है और जिससे आप मिलने के लिए बुला रहे हैं उसे, और आप उससे पूछ रहे हैं कि मैं, जैसे वह आपसे पूछ रहा है कि मैं कब आऊँ, तो मैं कब आऊँ, तो ये जो कब लिखा हुआ ये ट्रिक है। तो के से कानून को रिलेट कर लीजिए। कानून का मतलब वही है जो विधि के समझ समता की बात करता है, तो कानून का नियम जो है वही है विधि के समाज समता वाला। और बी फॉर विभेद हो जाएगा, यानी ये भेदभाव नहीं करना है आपको, आपका भेदभाव नहीं करना है, ये आपका बी हो जाएगा। ए से आपका क्या हो जा रहा है, ए से आपका अवसर हो जाएगा, जहाँ पर आप आर्टिकल नंबर 16 में देख रहे थे। आर्टिकल नंबर 17 में आप क्या देख रहे थे, अस्पृश्यता देख रहे थे, या तो ये हो जाएगा, या तो आपका उपाधि की बात करूं तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं कि उपाधि, यू से उपाधि याद कर सकते हैं, बस ये आपका आर्टिकल हो जाएगा। या तो बताओ इन दोनों में से कौन सा ट्रिक, अभी भी एक ट्रिक और भी है मेरे पास, अगर 3 ट्रिक है, बताइए इनमें से आपको याद हो जाएंगे ये। अगर नहीं अभी इतने में से भी कन्फ्यूज़न हुआ है, डाउट हुआ है, तो मैं अभी और बता सकता हूँ, एक ट्रिक और भी है मेरे पास इसको बताने के लिए। बताइए सर। वो भी, नमस्कार, पानी वगैरह पी लीजिए, हाँ, बॉस वगैरह कर लीजिए।
तो यहाँ मैं आपसे बात ये कर रहा था कि ट्रिक आप नंबर 14 का अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ऐसे देख लीजिए, जैसे विधि के समक्ष समता की बात है 14 में। तो 14 में बात अगर मैं करूँ तो विधि के समक्ष समता की बात हो रही है। तो समता का मतलब आप जानते होंगे अच्छे तरीके से कि भारत में हम सब एक हैं, अर्थात हम चारों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी जितने भी धर्म हैं वो सब धर्म क्या है भाई, एक हैं। तो बताइए जब एक होंगे, एक मतलब चार धर्म हैं, ये चार से आप देखो ऐसे चार धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और ये सारे एक हैं भाई। अनुच्छेद नंबर 14 हुआ कि नहीं 14 हुआ, बताइए जरा आप। अनुच्छेद नंबर 14 हुआ कि नहीं हुआ? 14 में ये बात कहेगी कि नहीं कि सब लोग एक हैं, तो बस 14 में ऐसे याद कर लीजिए। और 15 में देखिए आप लोग, आर्टिकल नंबर 15 में, तो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, पहले के समय में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म में पानी वगैरह नहीं पीते थे, नहीं चाहते थे उनके यहाँ। ये ऐसा होता था कि नहीं होता था, बताइए जरा, बोलिए। Yes, sir. तो मैं आपसे ये कहूँगा यहाँ पर याद करने के लिए कि जो पहले के समय में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग में जाकर पानी नहीं पीते थे, तो पानी से 15 याद कर लीजिए, और पानी 15 अनुच्छेद हो जाएगा। तो 15 अनुच्छेद जो है वो क्या बताता है कि एक धर्म से दूसरे धर्म में लोग पानी नहीं पीते थे, तो यानी भेदभाव करते थे। तो अनुच्छेद 15 आपका ये हो जाएगा, भेदभाव से रिलेट नहीं किया जाएगा आज के समय में, मतलब चाहे धर्म हो, चाहे वंश हो, चाहे जाति हो, चाहे लिंग हो, चाहे जन्म स्थान हो, एक्सेट्रा जो भी हो। तो उसका आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि अनुच्छेद नंबर 15 में ये बातें कही गई हैं, ठीक है। बाकी आप अगर चाहो तो इस तरीके से याद रखो, या तो मैंने जो ट्रिक बताया है आप लोगों की कि आऊँ मतलब कब आऊँ, या तो वो ट्रिक से आप इसको याद कर रहे हैं, है ना। तो दोनों ट्रिक आपके लिए लागू होती है। अनुच्छेद नंबर 16 की बात करें तो 16 में क्या कहा जा रहा है? 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर समानता की बात करता है। तो बताइए 16 का मतलब क्या होता है, 16 का मतलब क्या होता है, 16 का मतलब कैसे याद करेंगे, बताइए। भाई जाहिर सी बात है, आप सोचिए एक बार कि अवसर उपलब्ध कराने की बात हो रही है, और जब किसी व्यक्ति को आप अवसर मिलेगा तो वह कभी भी नहीं छोड़ेगा। अगर मान लीजिए, अगर मैं आपसे बात कहूँ, अगर आपको गवर्नमेंट नौकरी मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तो क्या आप छोड़ दोगे? तो अवसर जिस व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी वो छोड़ेगा नहीं। तो छोड़ने से 16 याद रख लीजिए, छोड़ना, छोड़ेगा नहीं भाई, तो अवसर नहीं छोड़ेगा, बस 16 ऐसे याद रख लीजिए। अनुच्छेद 17 की बात करता हूँ, तो छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत होगा। तो यानी कि जो व्यक्ति छुआछूत फैलाते हैं वह समाज का शत्रु होते हैं, जो छुआछूत फैलाते हैं वो समाज के शत्रु होते हैं, और शत्रु हो जाएगा 17। तो अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ये आप याद रख लीजिए। अनुच्छेद नंबर 18, 18 क्या है? उपाधि का अंत। आपको कैसे याद रखना है उपाधि का अंत, बताइए जरा, उपाधि का अंत कैसे याद रखेंगे भाई? आप सोचिए एक बार कि उपाधि का नाम हटाया था एक बार किसने? महात्मा गांधी ने। केसरी हिंद की उपाधि किसने, किसको मिली थी, किसी को पता है? हाँ, केसरी हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी को, हाँ। तो महात्मा गांधी जी को जीने के केसरी हिंद की उपाधि हटाए जाने का जो नाम है, तो आप यहाँ पर ये सोचिए कि 18 को हटाया गया उपाधि के अपने नाम से। तो 18 एक डेट है, ऐसी रख लीजिए, और उपाधि को उन्होंने हटा दिया। जैसे महात्मा गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि हटाई थी अपने नामों से, और केसरी हिंद, जैसे मान लीजिए कोई अगर ब्रिटिश शासन के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है तो उसके प्रति में वो क्या किया जाता था, उसके खिलाफ में वो लोग क्या करते थे, उसको कोई ना कोई उपाधि दे देते थे, ऐसी कोई क्रियाविधि करते थे उस समय, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 18 ऐसे है। अब बाकी आप देखो, इतनी सारी ट्रिक बताया हूँ मैंने, तो अब तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग को याद हो गया होगा भाई, बताइए जरा, कंफ्यूज तो नहीं होगा भाई 14, 15, 16, 17, 18 में। अब यहाँ पर एक शब्द देखिए, हाँ एक शब्द देखिए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो शुरुआत हुआ था वो 1920 से शुरुआत हुआ था, और इसका जब अंत हुआ था तो 1922 में हुआ था। तो मेरी बात यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 1920 और 1922 है क्या चीज़। मेरा कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 19 और 1922 में भाई जाहिर सी बात है स्वतंत्रता का अधिकार। क्यों भाई? ये आंदोलन जो हुआ, असहयोग का आंदोलन, असहयोग का आंदोलन इसलिए हुआ था कि स्वतंत्रता आ जाए अपने देश में, अपने देश में स्वतंत्रता आ जाए। तो स्वतंत्रता लाने के लिए जो स्वतंत्रता का अधिकार था वो 1922 में हुआ। तो 19
22 का मतलब हो गया यहाँ पर कि 19 से लेकर 22 अनुच्छेद तक बात की गई है स्वतंत्रता के अधिकार में। आप ऐसे याद कर सकते हो। या तो मैंने एक चीज बताया था, एक ट्रिक बताया था, याद है आप लोगों को ट्रिक? 19 भाई क्या हो गए? 19 भाई स्वतंत्र हुए, यही था ना? 19 भाई 22 भाई से क्या 22 याद कर लीजिए, 19 तो ऐसे याद कर लीजिए। तो ये सिंपल सिंपल ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 19 के आर्टिकल के बारे में। 19 आर्टिकल जो है, अगर मैं आपसे बात करूं तो एक आपको ध्यान रखना है कि ए आपका आवाज़ की बात करता है। आवाज़ का मतलब बात करो तो वाक, वाक मतलब बोलने की बात करता है, प्लस प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। ये बात ध्यान रखना 19 में, ठीक है भाई। और ध्यान रखना यहाँ पर आपको याद करने का तरीका ये है यहाँ पर कि 19 का ABCDEFG याद करिए बस इसे। और ए फॉर आवाज़, अब अपने बच्चों को आप लोग मत पढ़ाने लगाना कि भाई ए फॉर आवाज़ होता है, वो गलत हो जाएगा आपका। ए फॉर एप्पल ही होता है, ठीक है। यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों से, ए फॉर आवाज़ होता है, ठीक है, आपको याद करना है। तो आवाज़ या बोलने की स्वतंत्रता की बात जो की गई है 19 के ए में की गई है। 19 की बी फॉर बैठक होगी। बैठक वैसी होनी चाहिए जहाँ पे शांतिपूर्वक चीज़ें हों, ठीक है, सही तरीके से क्रियाविधि हो। तो ऐसे में जो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 का बी में बैठक यानी सभा, वाला सभा जब कभी मिले ऐसे शब्द तो तुरंत टिक मार देना है कि 19 का बी है। 19 के सी की बात करूं तो सी का मतलब होता है कमेटी। कमेटी का मतलब क्या भाई? संघ, संघ बनाने का अधिकार। संघ बनाने का अधिकार कौन से आर्टिकल्स में है? 19 का सी में है। तो आप इसको इस तरीके से बना देना, लगा देना। और ऑप्शन अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक और पॉइंट की, तो यहाँ पे 19 का डी फॉर डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी या घूमने या फिरने या चलने फिरने की या आवागमन करने की क्रियाविधि होती है डी फॉर। तो डी से डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी होती है ना भाई। जैसे मैंने दिल्ली से जयपुर के आना है मुझे, ठीक है, राजस्थान से दिल्ली आना है, तो ये एक प्रकार की दूरी है। तो आप इसकी इस तरीके का आवागमन के संबंध में, डिस्टेंस की संबंध में आप ये कार्य कर रहे हैं, तो डी फॉर डिस्टेंस हो जाएगा। 19 का ई हो जाएगा इधर बस जाना, इधर बस जा। तो इधर बस जा क्या होगा? निवास करने और बसने की स्वतंत्रता की बात है। निवास करने और बसने की स्वतंत्रता की बात है। तो 19 का ई, 19 ई का मतलब हो गया इधर बस जा, मतलब कहीं पर भी बस जा, निवास कर ले। ये है आपका 19 का ई। और 19 का एफ का मतलब होता है फाइट। और कलयुग में संपत्तियों के लिए फाइट होती है, यह आम बात है। और फाइट का मतलब होता है गलत। तो ये आप सोच लेना कि फॉल्स है, या तो एफ फॉर फॉल्स समझ लीजिए। फॉल्स मतलब होता है गलत या असत्य होता है। तो जब आपने फॉल्स कर लिया या फाइट कर लिया तो भाई जाहिर सी बात है वो उस अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है। तो जहाँ पे भी कहीं आपको संपत्ति मिले तो उसको आप समझ जाना कि हटा दिया गया है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। जो एक वैधानिक तरीके से जो राइट बनाया गया है एक प्रकार से लीगल तरीके से, वो 300 के ए में संपत्ति के अधिकारों को वहाँ पर थोड़ी सी चर्चा की गई है। तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 300 का ए कौन सा है, ठीक है भाई। बाकी किसी में आने वाला नहीं है, संपत्ति हर जगह आप इसको कट कर देना, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं 19 का जी में। तो ग्रॉस प्रॉफिट, जी फॉर ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे ट्रिक है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस का मतलब क्या होता है भाई? सकल, सकल लाभ। और सकल लाभ कहाँ पर आप ये सारी क्रियाविधि कहाँ करते हैं? व्यापार में करते हैं, यानी व्यवसाय में करते हैं। तो यह आपका हो जाएगा 19 का जी। तो ABCDEFG तक ये आपको याद रखना है। और वह आपका आर्टिकल जो है 19 वाला वो आपको क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 19 आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? बताइए, बोलिए। चलो तो ऐसा करते हैं, आज की जो क्लास है ना मैं यहीं पर स्टॉप करूँगा, ठीक है। बाकी जो है इसके आगे से मैं आप लोगों को कल जो है यहाँ से शुरुआत कर दूँगा, ठीक है भाई। तो इस समय पर आप लोग ज्वाइन होते रहिएगा। और कल जो है MPPSC की जो क्लास हो रही है 6 बजे से, वो क्लास कल ऑफ रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि मेरी 2 क्लासेस है, मुझे कल कहीं जाना है जिसकी वजह से, ठीक है, मुझे ऑफ़ करनी पड़ेगी कल क्लासेस, ठीक है। बाकी आप लोगों की क्लासेस होगी अनुच्छेद पर, ठीक है। MPPSC की ऑफ रहेगी और DSSB का भी क्लास ऑफ रहेगी, ठीक है भाई। कोई किसी को दिक्कत वगैरह तो नहीं है ना? बताइए। नो सर। चलिए कोई बात नहीं, कोई